नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी चीन दौरे के लिए रवाना, एससीओ सम्मेलन में होंगे शामिल। इससे पहले पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ टोक्यो से सेंडाई तक बुलेट ट्रेन में किया सफर। पीएम मोदी ने इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी किया दौरा। जापान के 16 प्रांतों के राज्यपालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा, भारत जापान का साथ निवेश, स्टार्टअप, साझेदारी और कुशल पेशेवरों के लिए नए रास्ते खोलेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में टेम्पर्ड ग्लास के लिए भारत के पहले विनिर्माण संयंत्र का किया उद्घाटन। संयंत्र में करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास बनेंगे हर साल। जम्मू कश्मीर में रियासी में भीषण भूस्खलन से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत। रामबन में अचानक आई बाढ़ के कारण 3 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। और अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप की टैरिफ नीति को बताया अवैध। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरा संपन्न कर चीन रवाना हो गए हैं। पीएम वहां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। यह शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन शहर में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के अपने दौरे पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दुनिया के साथ पूरे एशिया की नजरें इस अहम बहुपक्षीय मंच और भारत की सक्रिय भूमिका पर टिकी हैं। तियानजिन से हमारी संवाददाता जेसिका तनेजा की आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी इस महत्वपूर्ण यूरेशियाई संगठन में भारत की भूमिका को एक नए मुकाम पर ले जाती है। भारत 2017 से इस संगठन का पूर्ण सदस्य है और इससे पहले संगठन के शिखर परिषद की अध्यक्षता भी कर चुका है। ये सम्मेलन क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारियां और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को आगे बढ़ाने का मंच प्रदान करेगा, जो इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में वे क्षेत्रीय स्थिरता, सीमा सुरक्षा और व्यापारिक संपर्क के साथ बहुपक्षीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तियानजिन से मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कई अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। सदस्य देश क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और ऊर्जा के नए आयामों पर चर्चा करेंगे। भारत अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखेगा, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी को मजबूत करने और व्यापार तथा कनेक्टिविटी से जुड़े अवसरों को आगे बढ़ाना शामिल होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन में ऐसे ठोस निर्णय निकलेंगे कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा को प्रभावित करेंगे। ये दौरा भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई कई कूटनीतिक बैठकों के बाद हो रहा है, जिनमें पिछले साल कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात और हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी का तियानजिन पहुंचना एशियाई महादेश में भारत की सक्रिय कूटनीति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा हालिया भू राजनीतिक माहौल में बहुपक्षीय जुड़ाव, द्विपक्षीय स्थिरता और विकास को रणनीतिक रूप से संतुलित करने का प्रयास है। जेसिका तनेजा, डीडी न्यूज, तियानजिन। वहीं जापान यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ टोक्यो और सेंदाई शहर के बीच बुलेट ट्रेन में यात्रा की। भारत जापान मैत्री की गर्मजोशी के प्रतीक एक अनोखे कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा ने शिंकनसेन पर सवार होकर
मियाकी प्रांत के सेंडाई की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के सेंडाई पहुंचने पर लोगों ने मोदी से स्वागत के नारे लगाकर उनका अभिवादन किया। ये वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से सेंडाई, और वहां पर जो जापानी मूल के नागरिक हैं उन्होंने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जापान यात्रा के दूसरे दिन इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी दौरा किया। जापान की इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री जिसका दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साथ ही भारत जापान के मजबूत संबंधों को और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में 16 प्रांतों के राज्यपालों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राज्यों और प्रांतों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला और इस संबंध में साझा प्रगति के लिए 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई राज्य प्रांत साझेदारी पहल के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया। चर्चा में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, कौशल, स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में भारतीय राज्यों और जापानी प्रांतों के बीच बढ़ती साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य प्रांत सहयोग भारत जापान मैत्री का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यही कारण है कि 15वें वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर एक अलग पहल शुरू की गई। व्यापार, नवाचार, उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। स्टार्टअप, तकनीक और एआई जैसे भविष्य के क्षेत्र भी लाभकारी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के सम्मान में जापान के सबसे ऊंचे स्काई ट्री टावर पर विशेष योगाभ्यास का आयोजन किया गया। जमीन से करीब 600 मीटर की ऊंचाई पर हुए इस योग सत्र में बड़ी संख्या में भारतीयों और जापानी नागरिकों ने भाग लिया। भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंध लंबे समय से गहरे और मधुर रहे हैं और योग इन दोनों संस्कृतियों को और अधिक करीब लाने का काम कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के तहत देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पिछले 11 वर्षों में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। अभी तक भारत में टेम्पर्ड ग्लास का बाहर से आयात किया जाता था। इस संयंत्र के बाद करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल भारत में ही बनने लगेंगे। तो टेम्पर्ड ग्लास जिस तरीके से अब भारत में इसका निर्माण होगा, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने ये जानकारी दी। करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास का निर्माण जो है वो हर साल अब भारत में ही हो सकेगा। एक एक करके, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है। और हर एक आप देखेंगे 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं। आज जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है। अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे। इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन भारत में बढ़ता जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है। तो पूरा एक इकोसिस्टम का जो निर्माण है वो यहाँ पर हो रहा है और उसी के चलते आत्मनिर्भरता में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहाँ रियासी ज़िले के माहौरे इलाके में भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें घर के मलबे में दबने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू का काम फिलहाल शुरू किया गया। स्थानीय लोग भी इस दौरान मौके पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की राजगढ़ तहसील में बादल फटने की खबर सामने आई, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स अभी लापता है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गया है। साथ ही रामबन के उपायुक्त मोहम्मद अलायस खान ने बताया कि अचानक से
बाढ़ का पानी जो है वो एकदम से आया, जिस वजह से बादल फटने से गाड़ी नटना क्षेत्र है ये, जहाँ पे वानी नाला और कांडी नाला में अचानक बाढ़ आई, जिससे एक घर और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा। घटना से क्षेत्र में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना को लेकर रामबन के डीसी मोहम्मद अलियास खान से बात की है। जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर घटना को दुखद बताते हुए पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि राजगढ़ क्षेत्र में बादल फटने से 4 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, वहीं 5वां व्यक्ति लापता है, जिसकी तलाश जारी है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है और बचाव अभियान भी जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है और लगातार संपर्क में रहने की बात भी कही गई है। वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते 26 अगस्त को अर्धकुंवारी में हुई लैंडस्लाइड के बाद लगातार 5वें दिन भी वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया। इस रोक के कारण हजारों श्रद्धालु फंस गए हैं। कुछ यात्री कटरा के होटल में यात्रा के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें से कई श्रद्धालु दर्शन किए बिना ही घर को वापस लौट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आई प्राकृतिक आपदा में नुकसान के साथ साथ जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। सड़कों पर भूस्खलन से मलबा इकट्ठा होने और नुकसान पहुंचने से आवाजाही बाधित हुई है। वहीं बीते कई दिनों से चंबा जिले के विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए करीब 2000 मणिमहेश यात्रियों को निकाला जा रहा है। सरकारी बसों और टैक्सियों में पठानकोट लाए जा रहे यात्रियों को मौसम बिगड़ने के चलते बनीखेत के पास रोक दिया गया। आगे की यात्रा मार्ग खुलने के बाद शुरू होगी और प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित लाने की व्यवस्था में लगा हुआ है। चंबा जिले में भारी बारिश के चलते करीब 300 से अधिक सड़क मार्ग बाधित हैं। जिले में करीब 400 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हैं, जबकि 150 पेयजल योजनाएं प्रभावित होने की सूचना है। इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे जगह जगह बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी उत्तराखंड के लिए बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग लापता हैं। वहीं बागेश्वर में बादल फटने के बाद हुई भूस्खलन की घटना में बड़ा नुकसान हुआ। एनडीआरएफ ने बताया कि 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि लापता हुए 3 लोगों की तलाश जारी है। भूस्खलन में 4 किलोमीटर लंबी सड़क और 2 घर बह गए हैं और 5 फुट तक मलबा जमा होने के कारण आवाजाही ठप है। राज्य में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया है, जिससे नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के इलाकों में फिलहाल बारिश की वजह से जलभराव हो गया है। जलस्तर के बढ़ने के कारण प्रशासन ने आसपास के इलाकों में विशेष चौकसी बरत रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के साथ ही पुलिस, आपदा प्रबंधन टीम और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से पंजाब में नदियां उफान पर हैं, जिससे पंजाब के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गुरदासपुर, फजिल्का, रामदास, जालंधर, अजनाला में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। राहत और बचाव अभियान में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा सेना और पुलिस की टीम भी राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। बचाव दल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से अभी तक करीब 2255 लोगों और 25 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी पहुंचाई जा रही हैं। वहीं दूरदराज के गांव तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से पार होने के बाद स्थिर हो गया है, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं यूपी सरकार द्वारा पीड़ितों के परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है।
वाराणसी की बात करें तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आज गंगा नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। गंगा का जलस्तर गिरने से निचले इलाकों में थोड़ी राहत मिली है। हालांकि अस्सी घाट, नमो घाट और राजघाट के किनारे बने सारे मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। वहीं दशमेश घाट की पुलिस चौकी में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं, जिसके चलते इसे 30 अगस्त तक से अगले आदेश तक दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है। जांच में 2 सारस पक्षियों में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई थी। प्रशासन ने सभी पक्षियों और अन्य प्राणियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई स्थित नागालैंड के राज्यपाल रहे स्वर्गीय एल गणेशन के घर पहुंचकर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। वित्त मंत्री सीतारमण ने इस दौरान उनके परिजनों के साथ बात कर उन्हें ढांढस बंधाया। नागालैंड के राज्यपाल रहे एल गणेशन का 15 अगस्त को चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। आज देश भर में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और स्वदेशी अभियान के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। पर्यटकों के माध्यम से कई सारे रोजगार के अवसर लोगों को प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल के लिए रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव होने वाला है, जो भविष्य में पर्यटन के क्षेत्र में उभरेगा और समृद्ध होगा। साथ ही मोहन यादव ने युवाओं को रोजगार के और अधिक अवसर देने की बात भी कही। आत्मनिर्भर और स्वदेशी का अभियान जो चल रहा है, उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे अपने पर्यटकों के माध्यम से भी कई सारे प्रकार के रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध होते हैं। चंबल अंचल के लिए जब मैं टूरिज्म कॉन्क्लेव की करने की बात कर रहा हूँ, उसके पहले हमने रीवा में की थी, उसके बाद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में की थी। आज ग्वालियर चंबल अंचल में जो टूरिज्म कॉन्क्लेव होने वाली है, उल्लेखनीय ये भी है कि रिजर्व फॉरेस्ट के साथ साथ फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्रकार के हमारे वन्य जीव भी हैं। चीता प्रोजेक्ट भी सबसे पहले हमारे इसी चंबल के पालनपुर क्यूनो क्षेत्र में वो बहुत सफलता के साथ चीतों ने अपने परिवार को बढ़ाया है। हमारा भविष्य का पर्यटन का ये क्षेत्र और समृद्ध हो। लघु उद्योग दिवस के अवसर पर हम इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्री टूरिज्म कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। देश का तेजी से बढ़ता गिग कार्यबल आर्थिक बदलाव की एक नई लहर के रूप में उभर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में 2024-25 में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं 2029-30 तक यह संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। ई श्रम पोर्टल पर 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें 3.37 लाख प्लेटफॉर्म श्रमिक शामिल हैं। देश की अर्थव्यवस्था में प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 में कई प्रावधानों की घोषणा की गई। इसमें ई श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर्मचारियों का पंजीकरण, पहचान पत्र जारी करना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा कवरेज शामिल है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री
राज्य योजना के तहत स्वास्थ्य योजना भारत में 31,000 से अधिक सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। गिग कार्यबल में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक कर्मचारी पंजीकृत हुए हैं। इनमें महिलाओं की भागीदारी भी अगर बात की जाए इनकी बड़ी संख्या में है। अपने आधे अरब से ज़्यादा कार्यबल, दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा आबादी, तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और स्मार्टफोन व डिजिटल उपकरणों के व्यापक उपयोग के साथ देश इस बदलाव का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। वहीं गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था, राइड शेयरिंग, डिलीवरी सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और पेशेवर काम जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा गणपति के दर्शन पूजन किया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। आज गणेश उत्सव का चौथा दिन है। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। आम जनता के साथ साथ तमाम बड़े नेता और अभिनेता भी बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। गणेश उत्सव के चौथे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पुणे में श्री साईं मंत्र मंडल में बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बप्पा की पूजा और गणेश आरती की। तो देश भर में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। गणेश उत्सव के चौथे दिन मुंबई के लाल बागचा राजा के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा नजर आया। गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ भक्त बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर है। चारों तरफ उमंग और उल्लास का वातावरण है। वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने लाल बागचा राजा में भगवान गणेश के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। साथ ही पंडालों में भी बप्पा के भव्य स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। और फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आइए रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट का कहना है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। ये फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर बड़ा झटका माना जा रहा है। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दे दी है, जिससे ट्रंप प्रशासन को मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का अवसर मिल गया है। हालांकि इस फैसले को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि टैरिफ अब भी लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कभी ये टैरिफ हटा दिए गए तो यह देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा, साथ ही यह अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा। भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ पर देश के उद्योग जगत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उद्योग जगत के दिग्गज निर्यातक, एमएसएमई और स्टार्टअप इसे न केवल एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता को मजबूत करने, नए बाजार तलाशने और घरेलू आर्थिक विकास को गति देने के नए अवसर के रूप में भी देख रहे हैं।
इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष देव गर्ग ने कहा कि टैरिफ का असर अमेरिका के ग्राहकों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चीज़ें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। टैरिफ का भारतीय उद्योग पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर देखा गया है कि ग्राहक आसानी से नई खाने की चीज़ें नहीं खरीदते हैं और ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। It is the US consumer who has to bear this brunt of all these additional tariffs, and the Indian industry will remain largely insulated. As in the case of rice, US is one of the major markets for Indian rice, wherein US is importing about 250,000 metric tons of rice every year, valued at roughly 3,100 crores. It is ultimately, in terms of food, we have largely seen that the consumer does not change to alternative food habits, and they are willing to pay the higher prices. And once there is an acceptance of these higher prices in the domestic market, it is the exporters who in the long term benefit. ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा ने कहा कि आभूषण उद्योग में लोगों ने भारत के सभी राज्यों समेत संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और अन्य बाजारों में अपनी मार्केटिंग बढ़ाकर वैकल्पिक रास्ते बनाए हैं। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते से रत्न और आभूषण उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि कारोबारी आने वाले 3 से 6 महीनों में अमेरिका के टैरिफ से पड़ने वाले प्रभाव को कम कर पाएंगे। ओवर मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जितनी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग के रूट्स है वो करने चाहिए तादाद, और उसके साथ साथ जो मार्केटिंग के अंदर अपनी जो इंडिया के अंदर 140 करोड़ जनता है, मोर देन 5 से 7 करोड़ लोग डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी बाय करते हैं, तो मुझे लगता है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए डोमेस्टिक मार्केट्स के ऊपर। मिडिल ईस्ट मार्केट चाहे वो सऊदी हो गया, दुबई, कतर, GJC जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने, हमने भी दुबई, कतर, बहरीन के अंदर रोड शोज किए ताकि यहाँ की डोमेस्टिक ज्वेलरी वहाँ बिक सके। यूके के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी FTA हो गया है, और हमारे जो कैपेबल कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो बाकी कंट्रीज के साथ भी FTA इंडिया का करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अगर अचानक से धक्के से होती है तो उसको थोड़ा समय जरूर लगता है वापस आने में, 3 से 6 मंथ लग सकते हैं इसको वापस हमारी इंडस्ट्री को इस धक्के से वापस लाने। इलेक्ट्रिक साइकिल कंपनी इमोटोरेड के सह संस्थापक कुणाल गुप्ता ने कहा कि दुनिया में कई बड़े बाजार हैं जहां इलेक्ट्रिक साइकिल का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका से अलग हटकर अन्य बाजारों पर ध्यान देना होगा, जिनमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य देश शामिल हैं। There are so many more bigger markets in the world where electric bikes are also consumed, and of course in the earlier strategy we used to largely focus on US as a market, but because it is one of the biggest countries in terms of consumption of this particular product. Now as a strategy we'll have to diverge from US and look at different other markets also, which includes Europe, Australia, Japan and different other economies. सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार बैडमिंटन जोड़ी ने BWF विश्व चैंपियनशिप में भारत का पदक पक्का कर लिया है। सात्विक चिराग ने पुरुषों की युगल स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक सुनिश्चित किया। क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग ने दूसरी वरीयता प्राप्त एरॉन चिया और सोह वुइयिक की मलेशियाई जोड़ी को 21-12, 21-19 से हराया। भारतीय जोड़ी को ये मुकाबला जीतने में महज 43 मिनट लगे। भारतीय जोड़ी को पेरिस ओलंपिक में इसी जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा था। सात्विक चिराग की जोड़ी का इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में ये दूसरा पदक होगा। इससे पहले उन्होंने 2022 में कांस्य पदक अपने नाम किया था। एशियाई खेलों की विजेता भारतीय जोड़ी का सामना अब 11वीं वरीयता प्राप्त चीन के चीन बोंगयांग और लिू यी से होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बदलते बिहार की। दरअसल पलायन की वजह से टूटता बिखरता परिवार कभी बिहार की नियति बन चुका था। अर्थव्यवस्था को गति देने का सरकार का प्रयास अब ज़मीन पर भी नजर आ रहा है। बिहार के मोहम्मद इफ्तिखार हों या सगरे आलम या फिर सिंह की देवी, जिन्हें अब घर के पास ही काम मिला है और इस वजह से वो बेहद खुश हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से बिहार में रिवर्स माइग्रेशन का जो असर है वो देखने को मिला है। बिहार में एनडीए शासन के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है, जिससे बिहार के बाहर काम करने वाले लोगों को राज्य में ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। अपने स्पेशल सीरीज बात बिहार की में हम रोज आपको रिवर्स माइग्रेशन की सफल कहानी दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बिहार में उद्योग का जाल बिछ रहा है और कैसे लोग दूसरे राज्य से अपने राज्य में रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं।
बदलते बिहार की बदलती तस्वीर में रिवर्स पलायन एक क्रांति बनकर उभरा है। इससे बिहारियों को न सिर्फ आर्थिक मजबूती मिली है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी बदलाव की बयार चली है। घर के बूढ़े बुजुर्गों की सेवा का काम हो, धान और गेहूं जैसी फसलों की रुपाई और कटाई जैसे जरूरी कामकाज हो, या फिर कोई आपात जरूरत, हर वक्त हर कोई अपनों के पास पहुंच रहा है। दिल्ली से बिहार लौटे मोहम्मद इफ्तिखार बताते हैं, मैं दिल्ली में पहले रहता था और क्या कहते हैं कि जब से बिहार में मुजफ्फरपुर में कंपनी आई है, जब से बिहार में अच्छा लग रहा है काम करने में। पगार वगार भी टाइम पे सही से आ जाता है, टाइम से हर चीज, खाना वाना, रूम, सब कुछ का व्यवस्था अच्छा है। नोएडा से बिहार लौटे सगरे आलम बिहार के बदलाव में अपनी और अपने जैसे युवाओं की भूमिका को अहम मानते हैं। रोजगार यहाँ भी बहुत बढ़िया है और हम लोग दिक्कत परेशानी से बच गए कि बिहार में ये सब कुछ है, रोजगार है, दुनिया जमाना सारा चीज़ यही है। और प्लस ये भी है सर कि हम लोग जो जाते थे ट्रेनों में धक्का खा खा के, उससे बच गए हम लोग। अगर कोई काम वाम भी पड़ता है यहाँ, जैसे धान रोपनी हो गया, अभी धान का समय है, गेहूँ का समय है, तो हम लोग को जाना हुआ होता है भाई धान गेहूँ रोपने के लिए, तो हम लोग चले जाते हैं और उतना झटका कयन खाते हुए यहाँ भी चले आते हैं हम लोग। बिहार में रोजगार के अवसर ने सिंकी देवी की बिखरती जिंदगी को संवार दिया है। हम लोग वहाँ दिल्ली में नवादा में रहते थे, तो वहाँ से मतलब मेरा हस्बैंड गुजर गए, तो वहाँ से हम लोग यहाँ चले आए। वहाँ से आने जाने में परेशानी हम लोग को होता था, इसी के लिए यहाँ चले आए। यहाँ परिवार के साथ अपना रहते हैं, घर भी देखना पड़ता है, सास ससुर है उनको भी देखना पड़ता है। यहाँ से पबनी त्योहार हर चीज़ में जाना पड़ता है ना घर पे, इसी के लिए यहाँ रह गए हम लोग। वहाँ भी बेगे कंपनी में काम करते थे, यहाँ भी वही करते हैं, लेकिन वहाँ आने जाने के चलते खाली काम छोड़ दिए। जो आने जाने परेशानी, पर्व त्योहार में भी टिकट नहीं बन पाता था, आने जाने बहुत परेशानी होता था हम लोग को। कि यहाँ पर हैं तो यहाँ पर परिवार भी देख लेते हैं, दो पैसा कमा भी लेते हैं, अपना सारा काम को देख लेते हैं, इसीलिए यहाँ हम लोग रह गए। हमारे स्पेशल सीरीज बात बिहार की में आपने ग्राउंड जीरो से देखा कि बिहार में कितनी तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है और पूर्व में पलायन का दर्द झेलने वाले कामगार अपने घर में ही रोजगार पाकर कितने सुकून से हैं। आगे और भी ऐसी सफल कहानियों को हम आपके बीच लेकर आएंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह का बड़ा बदलाव जो है बिहार में नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भारतीय सेना के विश्व पटल पर अदम्य शौर्य शक्ति और पराक्रम के लिए एक अलग पहचान है। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। प्रसिद्ध गायक पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खेर ने भारतीय सेनाओं की वीरताओं पर कई गीत प्रस्तुत किए हैं। हाल ही में इसी कड़ी में उन्होंने एक अत्यंत प्रेरणादायी गीत प्रस्तुत किया। ये गीत हमारे वीर जवानों के साहस, बलिदान और देशभक्ति को समर्पित है। भारतीय सेना दम्भ का स्तंभ खम खम खम, त्रिशूल गाड़ के प्रलयंकारी गति से बिन नकेल गगन फाड़ के, प्रवाल से दहाड़ के सिंह की दहाड़ से, भारतीय सेना, भारतीय सेना। मैं हूं आपका कैलाश खेर और दूरदर्शन के सभी दर्शकों, श्रोताओं, ये बहुत ही प्रसन्नता का पल है कि जो गाना हमने 5 महीने पहले प्रारंभ कर दिया था, बीच में कुछ ऐसी बातें हुई जिनकी वजह से गाना थोड़ा डिले हुआ। तीनों भारतीय सेनाओं के नाम, आपके कैलाश खेर का, डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय का, होम मिनिस्ट्री का, तथा हमारी एक मेक इन इंडिया को रिप्रेजेंट करती हुई प्यारी सी कंपनी है सैमटेल एवियोनिक्स, इन सब का एक समन्वय है, समर्पण है और प्रणाम है हमारी सेनाओं को। ये आपके हर भारतीय के हृदय को गर्व से भर देगा, ऐसा गाना हम लेकर आ रहे हैं। आप सबको ये गीत पुनः समर्पित है, हर भारतीय को समर्पित है। हर भारतीय के दिलों में जोश भरने वाला यह है गाना, भारतीय सेना। अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल, थल, गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना। दम
दम्भ का स्तंभ खम धम धम त्रिशूल गाड़ के प्रलयंकारी गति से बिन नकेल गगन फाड़ के ज्वाल से बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना, भारतीय सेना। देश की सुरक्षा कवच देश का संबल, तीनों भारतीय सेनाएं, ध्वज तिरंगा विश्व पटल और गगन पर, तीनों भारतीय सेनाएं। भारत माँ की आन पर खेले अपनी जान पर, शौर्य पराक्रम का है पर्याय। भारतीय सेना, भारतीय सेना। काल है भौकाल है, भस्म लेप भाल है, धरा भी लाल लाल है, ये शौर्य की मशाल है। भारतीय सेना, भारतीय सेना। रक्त में जो आग है ये तांडवों की जाग है, सब काल गुणा भाग है, विराग अनुराग है। भारतीय सेना, भारतीय सेना। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए। देश के लिए जिए देश पर मिटे, समर्पण का प्रतिमान ये। ना थके ना रुके, झुका दे पर ना झुके, भारत का स्वाभिमान ये। भारत के वीर, भारत के वीर। हुंकार है, चित्कार है, मुंह बार ही ललकार है, चमक भी धार धार, शत्रु मृत्यु की पुकार है। भारत के वीर, भारत के वीर। खड़े खड़े शिला शिला चढ़े चढ़े, जब जब जिधर निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना। तो कैलाश खेर का ये गीत आपने देखा जो कि हमारी सेना को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान दौरे के अंतिम दिन चीन रवाना होने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने जापान दौरे के बारे में बताया कि जापान की यात्रा उन उपयोगी परिणामों के लिए याद रखी जाएगी जिनसे हमारे देश के लोगों को लाभ होगा। मैं प्रधानमंत्री शिबा जापान की जनता और सरकार को उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद देता हूँ, ये कहा प्रधानमंत्री ने। और आइए आगे देखिए हमारी खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री।